आप लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ममता से मोदी तक पश्चिम बंगाल में चुनाव में कौन कितना ताकतवर है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, टीएमसी की सरकार है। और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और किस किस से लगती है, बांग्लादेश से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। आजकल चुनाव आयोग को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के किसी के लिए सत्ता में बने रहने की लड़ाई है तो किसी के लिए कुर्सी हथियाने की और किसी के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा की। इस बात पर हमारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कौन जीतेगा, कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। राजनीति पर बहस करने वाले अक्सर कहते हैं कि चुनावी गणित हमेशा सीधा नहीं होता और इसकी वजह यह है कि चुनाव कभी मुद्दों पर होते हैं और कभी नतीजा उम्मीदवारों पर निर्भर होता है। इसमें कई बार एकदम अलग समीकरण काम करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के इस समीकरण में कई राजनेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कोई चुनाव लड़ रहा है तो कोई दूसरों के समर्थन में प्रचार कर रहा है। कई लोग बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन एक लोग किसी न किसी तरीके से इस चुनाव में अहम किरदार के तौर पर उभरे हैं। ये लोग कौन हैं और कौन सी बात उनके पक्ष या विरोध में जा रही है, इस रिपोर्ट में इसी पर बात करते हैं। ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपने चुनाव अभियान के दौरान अक्सर कहती हैं कि राज्य की सभी 294 सीटों पर वही उम्मीदवार हैं। उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी उनको एकमात्र और अद्वितीय नेता मानते बताते हैं। संसदीय लोकतंत्र में ममता बनर्जी 4 दशक से भी लंबे समय से सक्रिय है। उन्होंने वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर वाम मोर्चा के 34 साल के लंबे शासन का अंत किया था। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बीते 15 सालों से वह लगातार सत्ता में है। बीते कुछ साल के दौरान उनकी पार्टी के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे। राज्य में विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों की नाराजगी सामने आती रही है और राजनीतिक विश्लेषकों का एक गुट मानता है कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह चुनावी लड़ाई उनकी उनकी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। क्यों बढ़त हासिल है? ममता बनर्जी लंबे समय से आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री के बजाय दीदी के तौर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही हैं। महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कार्यकाल जनसंपर्क लड़ाकू नेता की छवि ने आम लोगों में उनकी अलग पहचान बनाई। वह बार बार कहती रही है कि तृणमूल कांग्रेस संगठन की नींव मजबूत करने के लिए वह कड़े फैसले लेने से भी नहीं हिचकेगी। उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ लगातार मुखर रही है। ममता बंगाल के प्रति केंद्र की उपेक्षा के मुद्दे पर सक्रिय रही हैं। इसके साथ ही वह लगातार आरोप लगाती रही कि देश के विभिन्न राज्यों में बंगाला बोलने वालों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के सवाल पर भाजपा पर आरोप लगाने के साथ ही इस मुद्दे पर राज्य के लोगों के हित में दलील देने के लिए वह वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता की इस तारनहार वाली भूमिका पर बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, हाल में शुरू की गई युवा साथी जैसी योजनाएं इस महीने होने वाले चुनाव पर असर डाल सकती हैं। कई लोग मानते हैं कि बीते कई चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जीत में महिला और मुसलमान वोटरों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ये दोनों तबके इस चुनाव में भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इन वजहों से दिक्कत हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और जबरन चंदा उगाही जैसे आरोप लगे हैं। शिक्षा और नगर निगम में होने वाली बहालियों में भ्रष्टाचार के अलावा राशन घोटाले जैसे मामले सामने आए हैं और इन मामलों में पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री जेल भी जा चुके हैं। दूसरी ओर कोलकाता, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर राज्य में बड़े पैमाने पर आक्रोश का माहौल रहा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की घटना की जांच में अपनी भूमिका और राज्य में महिला सुरक्षा के सवाल पर सरकार कटघरे में खड़ी रही है। कई लोग मानते हैं कि ये मुद्दे सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के अभियुक्त नेताओं को पार्टी में शामिल करने, उनको टिकट देने के मुद्दे पर विपक्ष तृणमूल के खिलाफ हमलावर रहा है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी।
ये आप देखिए पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से भाजपा की निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के पहले से ही बंगाल का दौरा करते रहे हैं। इस महीने के विधानसभा चुनाव से पहले भी तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का सवाल हो या फिर वोटरों का दिल जीतने के लिए बंगाली अस्मिता के समर्थन का, पार्टी बार बार आम लोगों को यह समझाने का प्रयास करती रही कि बंगाल उनके लिए बेहद अहम है। बढ़त कहाँ है? भाजपा प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की छवि को सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। यह एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरी ओर अमित शाह को भाजपा का मुख्य चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। यह दोनों नेता अपनी जनसभा और चुनावी रैलियों में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का ब्यौरा देने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर केंद्रीय योजनाओं को लाभ राज्य के आम लोगों तक न पहुंचने देने का भी आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के इसके साथ ही सीमा पार से घुसपैठ, भ्रष्टाचार, चंदा उगाही के आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इस चुनाव में भी पार्टी ने इसे ही अपना हथियार बनाया। आरोप और आलोचना। बीते कुछ वर्षों में बंगाल में भाजपा की नींव मजबूत हुई, लेकिन इसके बावजूद यह देखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के सामने रखकर बंगाल में चुनाव जीतना पार्टी के लिए कितना आसान है। दूसरी ओर एसआईआर और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने के मुद्दे पर उसकी आलोचना हो रही है। तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल बंगालियों की सांस्कृतिक विरासत और मानसिकता के साथ भाजपा के मतभेदों के लिए उसकी आलोचना करती रही है। वह भाजपा के खिलाफ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के भी आरोप लगाती रही है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इससे उनका मत जरा भी कम नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी की रणनीति, पैसों और चुनाव प्रचार के तौर तरीकों से लेकर पार्टी संगठन मजबूत करने तक हर काम में उनकी अहम भूमिका है। फायदा तो पार्टी के पुराने नेताओं की भीड़ में अभिषेक बनर्जी एक ऐसा युवा चेहरा है जो पहले ही संसदीय राजनीति में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी की नींव मजबूत करने पर खास ध्यान दिया। उनकी बॉय नेक्स्ट डोर वाली छवि से ने जनसंपर्क में मदद की है। वह आम लोगों के बीच पार्टी का एक स्मार्ट और साफ सुथरी चमकती छवि पेश करने में भी कामयाब रहे। कई लोग उनको भविष्य का नेता मानते हैं। और नुकसान की बात करें तो आप देखिए विपक्ष ने अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार, आर्थिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस की तरह ही तृणमूल कांग्रेस पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोपों से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ सकता है? शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, आजकल आप देखते हैं कि बीजेपी में हो चुके हैं। तो कभी ममता बनर्जी के नजदीकी रहे और अब भाजपा के महत्वपूर्ण नेता शुभेंदु अधिकारी एक विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय भूमिका में रहे हैं। भाजपा उनके सहारे नंदीग्राम जीतना चाहती है। वह उनका ही इलाका है और इसके साथ ही ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए इस बार कोलकाता की भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़त होने की वजह। शुभेंदु ने वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव में नंदीगांव सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। बीते कुछ साल के दौरान विपक्ष के ताकतवर नेता के तौर पर भाजपा की ओर से वह सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं और पूर्व मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में उनका खास आप देखते हैं कि क्या खास असर है। आरोप क्या है? विपक्ष नेता उनके खिलाफ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर प्रचार कर रही है। एसआईआर की पूरक सूची में नंदीगांव में जिन वोटरों के नाम कटे उनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं। यह मुद्दा राज्य में भाजपा के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। एक हुमायूं कबीर है, उनका वीडियो अभी वायरल हुआ ना। चुनावी समीकरण के लिहाज से भले ही केंद्रीय किरदार ना हो, सबकी निगाहें हुमायूं कबीर पर टिकी है। कबीर को किसी दौर में कांग्रेस नेता अधीर रंजन का करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के बाद वह भले भाजपा फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी वह कभी ना कभी तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों में रह चुके। चुनाव से पहले उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी नाम के नए राजनीतिक दल का गठन किया। विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का नकल पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने के फैसले और उनके शिलान्यास के जरिए उन्होंने राजनीतिक हल्के में हलचल मचा दी थी। इस चुनाव में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल ये आप देखिए मुस्लिम के साथ सीटों पर समझौता किया था। हालांकि 10 अप्रैल को ओबीसी की पार्टी ने इस गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया। इन्होंने वो बीजेपी से 1000 करोड़ की कुछ डील की बात की है ना, एक ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस वजह से। अगर प्रभाव की बात करें तो कबीर फिलहाल मुर्शिदाबाद जिले नौदा और रेजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उस इलाके में उनका खासा असर है। माना जा रहा है कि चुनाव में इस इलाके के मुसलमान अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी पार्टी कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें नंदीगांव भवानी सीट भी शामिल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखोगे या नहीं रखोगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए इसमें।
और ये आप देखते हैं कि आलोचना की बात करें तो कई बार दल बदलने और विवादास्पद बयानों के कारण उनकी आलोचना होती रही है। भाजपा तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि मुसलमान वोटों में सेंध लगाकर वह दूसरे दलों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब विशेषज्ञों का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। तो आप देखते हैं कि इन राजनेताओं और विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में एक सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी कहती हैं कि मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक तौर पर ममता बनर्जी की काफी अहमियत है। दूसरी ओर मोदी और शाह भाजपा के कर्ता धर्ता है। इस राज्य में मोदी शाह के अलावा भाजपा के पास कोई अलग अलग चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार होता है, अमित शाह प्रचार करवाते हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल पर कब्जे के लिए बेताब है। शुभेंदु अधिकारी में उनका कहना है कि वह खुद भाजपा के उत्पाद नहीं है, उल्टे भाजपा ने उनका अधिग्रहण किया है। उनकी एकमात्र योग्यता यह है कि उन्होंने पिछली बार नंदीगांव में ममता बनर्जी को हराया था। शिखा मुखर्जी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ममता के बाद पार्टी में नंबर 2 के हैं। उन्होंने जमीन पर काफी काम किया। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के साथ ही रैलियां भी आयोजित की, लेकिन वह हुमायूं कबीर को ज्यादा महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। शिखा कहती है, मुझे नहीं लगता है कि हुमायूं कबीर को इतनी अहमियत दी जानी चाहिए। वह कुछ दिन पहले ही भाजपा में थे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। कल वह कहाँ होंगे यह कहना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल राय नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी पर कहते हैं कि ये दोनों जब भी किसी चुनाव में जाते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है उसका। यह दोनों पहले भी बंगाल के दौरे पर आए थे, लेकिन चुनाव पर कोई असर नहीं डाल सके थे। इस बार भाजपा एसआईआर के मुद्दे पर काफी उत्साहित है। वह इस बार चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाहती है। उनका कहना था कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी छवि लड़ाकू नेता की है। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी हैं। विपक्षी दल आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी की नाकामियों को ही अपनी चुनावी मुद्दा बनाते हैं। राय कहते हैं, याद रखना होगा कि ममता का सबसे बड़ा करिश्मा राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेता के तौर पर है। वह एसआईआर को राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं कि भाजपा को इस बार जवाब देना पड़ रहा है। दिलचस्प बात है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल कर रही है। उनका कहना है कि एसआईआर का मुद्दा फिलहाल बाकी तमाम मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। वह कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसे लोगों की मौलिक जरूरतें अब पृष्ठभूमि में चली गई हैं। अब एसआईआर पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राय का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि एसआईआर की आड़ में अल्पसंख्यकों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा समझाना चाहती है कि अवैध वोटरों के नाम ही सूची से कटे हैं। इनमें से ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक थे। दोनों पार्टियां आक्रामक रणनीति के सहारे आगे बढ़ रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी की भी अहमियत बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी की खासियत यह है कि उनका चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम है। वह एक ऐसे नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री को हराया है। इस बार वह नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। राय के मुताबिक शुभेंदु के ऐसा करने के 2 कारण हैं। पहला यह कि वह यह संदेश देना चाहती है कि नंदीग्राम में ममता को हराने के बाद वह उनको उनके घर भवानीपुर में चेतावनी दे रहे हैं। दूसरा यह कि वह मुख्यमंत्री की चुनावी रणनीति में सेंध लगाते हुए उनके वोट तंत्र को ढाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सोच यह है कि इससे ममता को भवानीपुर में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। वह राज्य के दूसरे हिस्सों में ज़्यादा प्रचार करने का समय नहीं निकाल सकेंगी। इससे भाजपा को सहूलियत होगी। राय की निगाह में हुमायूं कभी बेहद दिलचस्प भूमिका में है। वह कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों के ज़्यादा वोट मिलते हैं, इसलिए हुमायूं कबीर अहम हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। वह यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ही मुसलमानों की एकमात्र हितैषी है। तृणमूल कांग्रेस अब तक महज वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल करती रही है। अब बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद भी बना रहे हैं। राय का कहना है कि दिलचस्प बात है कि तृणमूल कांग्रेस उन पर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि वह दरअसल दूसरे तरीके से ममता बनर्जी की मदद कर रहे हैं। इससे खेल दिलचस्प हो गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। कौन जीतेगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।